हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्री डीएलएड और बीएड के एग्ज़ाम हो गई, ठीक है। और अब बारी जो हमारा ओपन यूनिवर्सिटी होता है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी जो है डीएलएड और बीएड का कोर्स होता है। तो देखिए, इसमें जो है डीएलएड 12वीं वाले करते हैं, 12वीं पास वाले, और जो बीएड करते हैं तो जो पहले डीएड कर चुके रहते हैं वही लोग इसमें जो है बीएड कर सकते हैं। जैसे कि आप डीएलएड किए हुए हो पहले, तभी इसमें बीएड कर सकते हो, नहीं तो सीधा आप बीएड इसमें नहीं कर सकते। अगर आप ग्रेजुएशन हो, है ना, ग्रेजुएशन किए हुए हो और सीधा अगर इसमें बीएड करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें डीएलएड मांगता है ना। तो डीएलएड अगर करोगे तो 12वीं के बाद सीधे यहाँ डीएलएड कर सकते हो, और बीएड करने के लिए आपके पास जो है डीएलएड इसमें होना चाहिए। देखिए, तो बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम है तो प्रवेश तिथि इसका जो है सभी लोग जो है फॉर्म भर चुके होंगे, क्योंकि कब तक था दोस्तों। तो इसका देखिए, इसका फॉर्म डाउनलोड यहाँ देखिए, एग्ज़ाम तिथि सब चीज़ है यहाँ बताया गया है, ठीक है। अब देखेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो के इसलिए शुरू में इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 नंबर यहाँ से आएगा। अब मैं आपको, चूँकि मैं लेट आया हूँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं लेट आया कि तो मैं आपको जो है हेल्प ना कर सकूँ। देखिए, जितना भी वीडियो डालूँगा मैं बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नंबर इंक्रीज़ ज़रूर होगा, रीजनिंग के लिए, हिंदी के लिए और ये शिक्षण अभिरुचि, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए आपके लिए मेरे चैनल में बने रहना है। तीनों सब्जेक्ट में आपका स्कोर ज़्यादा ज़रूर आएगा, बढ़ेगा। देखिए, एग्ज़ाम हम अगर देखें इसका, तो यहाँ बताया जा रहा है प्रवेश परीक्षा देखिए 7 जुलाई को, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास टाइम है ना, टाइम है। तो 7 जुलाई को पेपर है, मतलब कि हमारे पास मिनिमम 18-19 दिन है अभी, है ना। 18-19 दिन में, तो 18-19 दिन में बढ़िया से तैयारी मैं करा दूंगा। मतलब कि मैं ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपका जो है स्कोर अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे, और हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक RTE, चूँकि RTE 2009 पढ़ेंगे हम लोग। अभी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो RTE 2009 हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ से CTET हो, CGTET हो, टीचर भर्ती हो, या डीएलएड हो या बीएड हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि मैं उसी टॉपिक को पढ़ाऊँगा जहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है। आलतू फालतू का कोई चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला हूँ। और आप जो है MCQ कर रहे होंगे तो बहुत MCQ लगाइए, अगर पूरा पढ़ लिए होंगे तो। और अगर MCQ लगाने के लिए भी एक तरीका होता है, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद जो है MCQ लगाओ। तो थ्योरी पढ़ लिए होंगे तो MCQ लगाते रहो, नहीं पढ़ोगे थ्योरी तो मेरे इस चैनल पे आप लोग को थ्योरी मिलेगा, आप लोग को आसान भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को ये बताना ज़रूरी था, तभी आप लोग समझ पाओगे कि मैं क्या वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हम आ गए हैं RTE एक्ट 2009 क्या है, ठीक है। तो ये होता है राइट टू एजुकेशन। क्या होता है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन। चलो, इसको हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आप लोग को आशा करूँगा, आशा क्या, मैं पूरा गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, यहाँ से क्वेश्चन कोई भी आता है आपका पूरा बन जाएगा। बस आप लोग देखिए, बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ मैं। वैसे इसका क्लास मैं पहले ही डाल चुका हूं, तो अगर आप लोग मेरे पहले प्लेलिस्ट में देखोगे तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि आप लोग को सुंदरलाल शर्मा के लिए है ना, तो कुछ यहाँ भी मैं बताऊंगा, इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, और मैं ये बताऊंगा कि ये जो PDF है मैं पहले तैयारी किया हुआ था, उसी को जो है मैं, ये गुरुजी वर्ल्ड जो है CTET के पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन चैनल है, उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। उनका PDF है ना, वो जो पढ़ाए थे वो, तो ये इसका जो है क्रेडिट है उनका है, ठीक। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009, ठीक। तो RTE की फुल फॉर्म देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये अधिनियम है हमारा शिक्षा का। तो इस अधिनियम में शिक्षा के बारे में सारा डिटेल दिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। और हम जो है एक टीचर बनेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, इसी बात को इस RTE में रखा गया है, ठीक है।
तो चलिए हम जो है पढ़ते हैं। RTE का फुल फॉर्म होता है दोस्तों राइट टू एजुकेशन। क्या होता है दोस्तों? तो राइट टू एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा राइट टू एजुकेशन, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये RTE का फुल फॉर्म, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अगर आप लोग को क्वेश्चन है RTE का फुल फॉर्म, तो आप लोग बता सकते हो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। हमको शिक्षा के अधिकार में क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है, उसको बताया गया है। चलिए हम आगे देखेंगे। अब देखिए, अब ये क्या होता है, इस जो हमारा जो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना दोस्तों, यहाँ हमारा, तो इसमें देखिए क्या होता है। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना होता है, ठीक है। ये प्रावधान किया गया है RTE में। आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा RTE, यहाँ में जो है हमारे ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बताया गया है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है एक, इसमें जो है जितने भी, ठीक है, जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उसको जो है निःशुल्क हम लोग को शिक्षा का प्रावधान कराना है, उसको जो है निःशुल्क शिक्षा देना है, ठीक है। आप लोग समझ गए, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक। नहीं समझे होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अब देखिए शिक्षा का अधिकार, इसमें क्या बोला जा रहा है, सन 2002 में हमारी संसद में 86वें संविधान संशोधन में ये किया गया था। तो दोस्तों क्या किया था, RTE जो है 2009 कब आया था, तो जो है 2002। अगर क्वेश्चन आए किस संशोधन में जो है RTE 2009 लागू हुआ, तो आप लोग को बताना है जब सन 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन में इसको संशोधित किया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे, जिसके द्वारा अब क्या होता है, देखिए जब 86 संविधान संशोधन में क्या क्या चीज़ें लागू किया गया उसको देखेंगे। जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा मतलब कि कक्षा 1 से 8, देखिए कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक जितने भी बच्चे होंगे, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल अधिकार बनाया गया, ठीक है। तो मूल अधिकार दिया गया कि हर 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, निःशुल्क है। गवर्नमेंट क्या करेगा, सभी बच्चे को, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उसको जो है हमको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा शिक्षा का अधिकार कहता है, ठीक है, समझ गए। और उसका अगर आप लोग देख रहे होंगे 6 से जब 14 साल के बच्चे रहते हैं, वो कितने साल के रहते हैं, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो 6 साल से एडमिशन होने स्टार्ट हो जाता है। देखिए अब देखिए भारत की संसद ने इसको 4 अगस्त 2009 को पास किया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, RTE 2009 कब जो है पास किया गया, तो संसद में जो है 2009 में 4 अगस्त को इसको पास किया गया। पूरे देश में स्कूल में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। तो कितना, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डेट है, आप लोग को याद नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, लेकिन ये आप लोग को नोट्स में होना ज़रूरी है, इसीलिए इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ताकि आप जो है आगे अगर एक क्वेश्चन बने तो एक बार अगर देखे रहेंगे तो ऑप्शन में आ सकता है, आप लोग बना लोगे। अब देखो सिंपल ये बता, फिर अगर फिर बोला जा रहा है RTE 2009 के मुताबिक देश के सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के, उन सभी बच्चों को जो है मुफ्त निःशुल्क पढ़ाए जाने का प्रावधान है। इसको मैं बता चुका हूँ, उसी को जो है बार बार लिखा है, ठीक है। अब देखिए, और अगर इसमें पूछे तो भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन किया गया, और इसमें जो है अनुच्छेद 21A के तहत इसमें जो है जोड़ा गया। तो अगर किसमें मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है हमारा, तो ये जो है 21A में जो है ये शिक्षक अधिकार अधिनियम ऐड किया गया है, ठीक है। भारत के शिक्षा अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है, ठीक है। अगर इसको याद नहीं रखोगे फिर भी चलेगा, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा उसको आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है। तो RTE एक्ट 2009 के उद्देश्य, तो शिक्षा को सार्वभौमिकरण करना, क्या होता है, तो भौमिकरण करना होता है, ये पहला, ठीक है। और इसमें क्या मैं बताया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, और ये कितने क्लास के होंगे, तो 1 से लेकर
8 क्लास तक के बच्चे होंगे। इसमें गुणवत्तापूर्वक सुनिश्चित करना है शिक्षा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं अभी बता रहा हूँ, इसको आप लोग जो बढ़िया से समझना, ठीक है। अभी तो हम लोग ऊपर ऊपर में देखे, वो आप लोग को थोड़ा अच्छा अगर नहीं समझ आया होगा तो समझने की बात ये अभी जो आ रही है उसमें है। तो लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कहता है, कोई भी स्कूल, इसमें देखिए बोला जा रहा है कि कोई भी 3 साल के, देखो जब लागू हुआ 2010 में, है ना, 2010 में लागू हुआ, उसके बाद ये कहता है कि कोई भी स्कूल या गैर सरकारी स्कूल में जो है 5 साल बाद क्या बोला, प्राप्त होना चाहिए। स्कूल और गैर सरकारी स्कूल में मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। लागू होने के 5 साल बाद किसी भी स्कूल में कोई भी, मतलब कोई भी स्कूलों में अप्रशिक्षित, बिना डीएलएड, बिना बीएड किए हुए जो है टीचर नहीं होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। लेकिन क्या हमारे छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल में होते हैं, है ना, जो डीएड बीएड नहीं किया होगा वो भी पढ़ा रहा है। तो ये प्राइवेट स्कूल में हमारे छत्तीसगढ़ का जो है कंडीशन है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये गलत बात है, ठीक है। अब देखिए उसी को बार बार बताया जाए, 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चे स्कूल से बाहर ना रहें, 8वीं कक्षा तक सभी को पास किया जाए। तो एक तो चीज़ ये भी है कि अब देखिए जब हम पढ़ते थे, ठीक है ना, जब हम पढ़ते थे तो 6 में, 7 में, 8, 5वीं 6वीं में भी फेल हो जाते थे। लेकिन अब नियम ऐसा है कि आपको जो है 6वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पास करना अनिवार्य है, ठीक है। ये जो है आरटीए एक्ट 2009 कहता है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए इसमें जो टीचर लोग कितने कितने घंटे पढ़ाया जाता है, इसको आप लोग को देखना है। मैं बताता हूँ, 1 से 6 जो कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं, दिन उनका 200 होगा और घंटे 800। तो टीचर कितने पढ़ाएंगे दोस्तों, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखना, ठीक है। एक टीचर जो है 1 से 5वीं कक्षा तक जो है दिन 200 घंटे दिन पूरे स्कूल शैक्षणिक सत्र में 200 दिन पढ़ाते हैं प्राइमरी टीचर, है ना। और मिडिल के जो है 220 दिन पढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेंगे, अगर घंटे में तो 800 घंटा पढ़ाना है, और 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे थोड़ा बड़े हैं तो इनको 1000 घंटे इनको टीचर लोग को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये टीचर लोगों की कितना टाइम पढ़ाते हैं, कितने दिन पढ़ाना है उसके बारे में है। तो प्राइमरी में जो है 200 दिन पढ़ाएंगे और मिडिल में है 220 दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें 20 का अंतर है, उसी प्रकार से इसमें 200 का अंतर है, ऐसे याद कर लेना। 1000 घंटे मिडिल स्कूल में, 800 घंटे प्राइमरी स्कूल में। तो ऐसे टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। आशा करूँगा आप लोग को ये भी समझ आया होगा। प्रतिदिन शिक्षण कार्य, ठीक है। अब देखिए शिक्षण कार्य क्या होता है प्रतिदिन, तो यहाँ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा, यहाँ देखिए आप लोगों को कक्षा है और ये प्रतिदिन शिक्षण कार्य है। तो एक शिक्षक कितने प्रतिदिन में शिक्षण में कितने घंटे लगाएगा उसके बारे में है। हम तो पूरा साल भर में देख लिए कि 200 घंटे था, 220 घंटे था, लेकिन एक दिन में कितना पढ़ाते हैं। तो प्राइमरी के जो टीचर रहते हैं ना, प्राइमरी के टीचर जो हैं वो 4 घंटे पढ़ाएंगे, और जो है मिडिल के जो है 4.5 मतलब कि समझ गए होंगे आप लोग, जो है 4 घंटा और 30 मिनट ये मिडिल स्कूल में पढ़ाएंगे। तो ये दोनों आप लोग को याद रखना है कि प्राइमरी में हमारा 1 से 5 तक जो प्राइमरी के स्कूल के बच्चे रहते हैं, 1 से 5 कक्षा के, उनको मात्र टीचर लोग जो है 4 घंटा पढ़ाएंगे, और जो है इसमें 4.5 घंटा उच्च प्राथमिक कक्षा में है, मतलब मिडिल स्कूल में है ना। ये पढ़ाने का टाइमिंग है, लेकिन और भी इस बच्चे लोगों का कार्य वगैरह रह के तो वो ज़्यादा टाइम हो जाता है ना। तो ये ओनली पढ़ाने के लिए है। अब देखेंगे हम लोग जो है साप्ताहिक घंटे, और अगर हम साप्ताहिक घंटे की बात करें तो देखिए यहाँ कितना है दोस्तों, तो एक टीचर जो है न्यूनतम साप्ताहिक घंटे 45 घंटे होगा, ठीक है। तो हम पूरा देख लीजिए क्या क्या देखें दोस्तों, साप्ताहिक घंटे एक हफ्ते में 45, एक हफ्ते में 45 घंटे, एक दिन में 4 घंटे, और जो है पूरे क्या बोलें, पूरे साल भर में शिक्षण सत्र में जो है प्राइमरी में अगर बोलें तो 800, मिडिल में जो है 1000 घंटा। तो ये जो है आप लोग को याद रखना होगा। कुछ चीज़ें और, घर से विद्यालय की दूरी। अब देखिए आरटीई 2009
क्या कहता है कि जो स्कूल रहता है वो जो है प्राथमिक दूरी पे डिपेंड कर रहा है ना। हमारा जो स्कूल रहेगा वो कितना दूर, अगर आप किसी गांव में हो या जहां भी रहते हो उसमें देखिएगा आपके आसपास में ये वाला नियम लागू होता है कि नहीं होता है, इसको गौर करिएगा। तो देखिए यहाँ तो प्राथमिक कक्षा में जो प्राइमरी स्कूल होता है वो बालकों का घर अपने देखिए अपने घर में देखिएगा जो घर की दूरी से कितने दूरी पर रहेगा दोस्तों, तो 1 किलोमीटर में प्राइमरी जो स्कूल है वो होना चाहिए। अपने घर से, बच्चों के घर से 1 किलोमीटर के अंदर में जो है लगभग 1 किलोमीटर के अंदर में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। और जो है माध्यमिक जो स्कूल है 6 से 8वीं तक वो 3 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए। तो ये जो हमारा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है। क्यों, देखिए आप लोग जान रहे हो लेकिन इसके बारे में अगर आप टीचर बनने वाले हो तो ये जानकारी होना ज़रूरी है ना। इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बच्चों के घर से जो है प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर में रहना चाहिए और मिडिल स्कूल हमारा जो है 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। आशा करता हूँ यह बात भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और देखिए आप लोग क्वेश्चन लगाओगे, ऐसे क्वेश्चन आता है तो कैसे पढ़ोगे, इसीलिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर अच्छा समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो है और कंटिन्यू वीडियो आएगा वो आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा। हर विद्यालय में अध्यापकों में 90% पद भरे रहें। तो ये में क्या, इसमें RT एक्ट क्या बोला जा रहा है कि हर विद्यालय में अध्यापकों के 90% पद भरे रहें होना चाहिए हमेशा। तो हमारा जो है RTE एक्ट तो कहता है दोस्तों कि 90% पद जो भरा रहे। लेकिन क्या हमारे छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है? अभी देख रहे हो टीचर भर्ती नहीं आ रहा है, घोषणा हुआ था है ना 57,000 भर्ती का, वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पद खाली हैं लेकिन जो है पद भरा नहीं जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में तो नियम के विरुद्ध चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये नियम कहता है कि हर स्कूल में 90% टीचर होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो रहा है। अब देखिए प्राथमिक में, देखिए इसमें आप इसको देखेंगे, गौर करिएगा। प्राथमिक जो कक्षा रहेगा, अब देखिए हम देखेंगे प्राइमरी में कितने टीचर रहते हैं और मिडिल में कितने टीचर रहते हैं। तो प्राथमिक में जो है 30 बच्चों में है ना, 30 बच्चों में एक टीचर और उच्च प्राथमिक में जो है 35 बच्चों में एक अध्यापक होना आवश्यक है। हमारे ये RTE एक्ट 2009 में कहता है। अगर आपका क्वेश्चन आए कि RTE एक्ट नहीं भी लिखा रहेगा, फिर भी इसमें क्वेश्चन रहेगा कि कितने बच्चों में है ना एक टीचर या 2 टीचर आपको रखेंगे या होंगे। अगर क्वेश्चन आप लोग को दिया जाए कि 90 बच्चों में कितने टीचरों की संख्या रहेगी, ऑप्शन में अगर मैं बोलूँगा, ठीक है, अगर ऑप्शन में बोलूँगा तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो आपको अगर ये पता रहेगी एक बच्चों में 30 है ना, कितने, तो 30 बच्चों में एक टीचर रहेंगे तो 90 में कितने रहेंगे दोस्तों, तो 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर सुनेंगे। प्राइमरी में जो है 30 बच्चों में एक टीचर और जो मिडिल में 35 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए। तो ये हमारा RTA 2009 कहता है। बच्चों के व्यक्तित्व की शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष दोनों पक्षों का विकास करना है। दोनों पक्षों है ना, पक्षियों लिखा गया है ये, तो ये दोनों पक्ष है, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का विकास करना है ताकि बच्चों का व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। तो बच्चों का हमको संपूर्ण विकास करना है। ठीक है, ये तो सिंपल था। अब देखो, इस अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे जो कोठारी आयोग की अनुशंसा 1:30 से कम है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे। ठीक है, कोठारी आयोग की अनुशंसा 1:30 से कम है। ठीक है, ये है, एक हो गया। अब देखिए 60 अब मैं पहले बोला था 60 विद्यार्थियों तक पढ़ाने के लिए कम से कम 2 शिक्षक होना चाहिए। अगर प्राइमरी में देखिए और मिडिल में 35 था और जो हमारा प्राइमरी में कितना था दोस्तों, तो प्राइमरी में 30 था, है ना, 30 था। प्राइमरी में कितना था दोस्तों, 30, और जो है क्या बोलते हैं मिडिल में हमारा 35 था। तो यही बोला जा रहा है कि अगर 60 विद्यार्थी हैं, है ना, अगर हमारा 60 विद्यार्थी हैं
तो 2 शिक्षक होना अनिवार्य है ना। और छात्रों को घर से 3 किलोमीटर की दूरी में स्कूल उपलब्ध कराना होगा। ये तो मिडिल के लिए है, तो पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। देख रहे हो बच्चे लोग को। आप देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, इसको बोलेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR। अगर ऐसे आ गया तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 75%, अब देखिए यहाँ मैं बोला जा रहा हूँ कि देखिए यह प्राइवेट स्कूल के लिए है। आपके अगल बगल गांव अगल बगल या जो भी शहर वगैरह होगा, सभी जगह में प्राइवेट स्कूल है, आप लोग को पता होगा। तो उस जो प्राइवेट, उन सभी प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है, आप लोग को पता होगा कि 25% गरीब अभिभावक जो गरीब रहते हैं ना, उन अभिभावकों के बच्चों को शामिल करना, दाखिल करना देना होता है। तो क्या, तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 25% बच्चे जो गरीब रहते हैं ना, उनको दाखिला करना होता है। और उनका जो है प्राइवेट स्कूल में देखिएगा सभी का फीस नहीं रहता, कुछ 25% रहेंगे, उसमें जो है उनका फीस नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो प्राइवेट स्कूल भी हम जो है बंद करवा सकते हैं। तो ये नियम भी है। तो अगर आप लोग नहीं पता होगा तो अब ज़रूर आप जो है प्राइवेट स्कूल में बोल सकते हो, ठीक है। देखिए इन बच्चों से कोई फीस नहीं लेनी होगी। देखिए मैं यही बोला ना, देखिए प्राइवेट स्कूल में जो 25% है, अब मैं इसको अगर बताऊं तो अगर 100 सीट है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में कोई कक्षा में जैसे 7th क्लास में या 6th क्लास में आपका 100 सीटें हैं, तो इसमें से 100 सीटों में से 25 सीट जो है अनिवार्य हमको गरीब जो रहेंगे उनको दिया जाएगा। अब उनका जो है क्लास जो है फीस, उनका जो फीस पूरा माफ़ होगा दोस्तों, माफ़ होगा, है ना। अगर आप अगर फीस माफ़ नहीं करते तो आपको दंड मिलेगा, है ना। क्या दंड मिलेगा, तो यहाँ देखिए, अगर आप इन बच्चों के फीस लेते हैं पहली बार तो 25,000 का दंड। तो कितना दोस्तों, 25,000 रुपये का दंड देना पड़ेगा। और अगर अगली बार किसी EWS बच्चे से हो तो कितना होता दोस्तों, ये 50,000, कितना बोला तो 50,000 का दंड होगा। तो ये हमारा RTE एक्ट 2009 कहता है। ये नियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में भर का लूट है, ये आप लोग को पता होगा। तो 25% जो बच्चे हैं गरीब तबके के ना, उन लोगों को जो है फीस जो है माफ़ करना होगा 25%, ठीक है। अगर माफ़ नहीं करते तो उस प्राइवेट स्कूल में आप जो है इतने को अगर केस करोगे तो इतना आप उन लोग को दंड देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये नियम आप लोग को पता होना चाहिए। ये सारा नियम लिखा गया है। आप लोग टीचर बनोगे तो ये सारा नियम आप लोग को जानना ज़रूरी है। शिक्षक की नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति भी योग्य होगा। क्या होगा दोस्तों, वह व्यक्ति भी योग्य होगा जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता अधिसूचना द्वारा, प्राधिकारी द्वारा या अधिकथित ऐसे न्यूनतम योग्यताएं हैं। देखिए अब देखियो, तो इसमें बोला जा रहा है शिक्षक की नियुक्ति। तो शिक्षक की नियुक्ति केंद्रीय, अगर आप जो है BEd DEd किए हो और CTET पास हो, आप जो है बिल्कुल इसमें पढ़ सकते हो। तो यही बोला जा रहा है कि अगर आप CTET भी क्वालिफाई हो, है ना, DEd BEd किए हुए हो, BTC किए हो, तो आप जो है टीचर के लिए एलिजिबल हो। पात्रता की बात कर रहा है। कोई शिक्षक निजी शिक्षक क्रियाकलापों में स्वयं को नहीं लाएगा। अब एक और है, अगर आप शिक्षक हो, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन गए हो, तो RTE 2009 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ हम लोग देखेंगे। RTE एक्ट 2009 हमारा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, RTE एक्ट 2009 है, इसीलिए मैं बार बार RTE एक्ट जो है 2009 बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। तो इसमें जो है कोई भी गवर्नमेंट टीचर होता है, क्या कहता है, देखिए हमको ये जो है RTE एक्ट के बारे में सुनना ज़रूरी है, जानना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो कोई भी गवर्नमेंट टीचर हो उसको, तो जो भी गवर्नमेंट टीचर वो कोई भी अपना खुद का पर्सनल जो है क्रियाकलापों को स्वयं में नहीं लाएगा। निजी शिक्षण में, निजी जो प्राइवेट कोचिंग है, प्राइवेट टीचिंग जो है नहीं दे सकते हम जो है गवर्नमेंट टीचर। लेकिन अभी क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, सभी जो है अपना जो है क्लास खोल के बैठे हुए हैं। तो ये भी नियम है, ये है ना, जो नियम का पालन नहीं हो रहा है, ठीक, ट्यूशन नहीं दे सकते, ये बोला जा रहा है। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम में, ठीक है, देखिए शिक्षण की
शिक्षा की जो है गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम शिक्षक और छात्रों के अनुपात पर भी बल दिया गया है। अनुपात को मैं बता चुका हूँ, है ना, ताकि एक अध्यापक के ऊपर अत्यधिक भार बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आए। ठीक है, तो यही हमको ध्यान देना है कि बच्चे कितने हैं और शिक्षक दोनों को एक मैनेज करके चलना है। ये जो हमारा RT एक्ट 2009 कहता है। बस थोड़ा सा दोस्तों, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये वही है। चलो, ये भी हो गया। अब देखिए, ये रेशियो है टीचर, इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट तुरंत करना है। स्क्रीनशॉट इसको तुरंत करिए आप लोग जो है। ठीक है, जो मैं पहले बताया था, पहले समझा चुका हूँ कि एक टीचर के अंदर में कितने बच्चे होते हैं मैं बता चुका। तो हम लोग पढ़े थे, एक टीचर के अंदर में हम जो है अगर प्राइमरी में हो तो 30 टीचर के अनुपात में 1 और मिडिल में हो तो 35 अनुपात में 1 टीचर। इसी प्रकार अगर आप ये इसको समझे होंगे तो ये पूरा आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए हम इसको याद करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 टीचर रहेंगे तो कितने बच्चे दोस्तों, 2 टीचर रहेंगे तो मिनिमम हमारा 60 स्टूडेंट होना चाहिए। 3 बच्चे तो वही 61 से लेकर 90 तक, अगर आप लोग को बोले तो 61 से लेकर 90 स्टूडेंट तक हमारा जो है 3 टीचर में होना चाहिए। ठीक है, कितने टीचर में, तो 3 टीचर। अगर 4 टीचर हो गए, है ना, तो उसी प्रकार आप जो है जोड़ देना है। 90 से है 120, 90 से जो है 120 स्टूडेंट रहेंगे तो 4 जो है टीचर रहेंगे। अब 121 तक जो है 150 और जो है 150 प्लस रहेगा तो आपको जो है क्या दोस्तों 150 प्लस में आप लोग को करना है, ये आप लोग का 5 टीचर में, है ना, 5 टीचर और 1 हेड मास्टर रहेगा। ठीक है, अब इसको आप लोग नहीं समझ रहे हो तो इस एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। हम लोग देखिए 30 टीचर में मिनिमम प्राइमरी में था 1 और मिडिल में था हमारा 35 में जो है 35 में 1 टीचर था, है ना। तो इसी प्रकार से हम समझ गए कि 2 टीचर रहेंगे तो 60, 3 टीचर रहेंगे तो 61 से 90, समझ गए ना। 4 टीचर रहेगा तो 4 टीचर में अगर आप लोग कर दोगे, है ना, 3 कर दोगे, है ना, तो 4 3 12 होता है, 120 होता है। 5 टीचर में 5 गुणा 30 कर दोगे, कितना होगा दोस्तों 150 होता है ना। और 5 टीचर, अगर 150 संख्या है स्टूडेंट की तो अगर 150 प्लस रहेगा तो उसमें 1 हेड मास्टर होना ज़रूरी होता है। आप लोग को आशा करता हूँ बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। ठीक है, अभी तक क्या आप लोग ये सब चीज़ पढ़े थे, कमेंट करना। अगर आप जो है DLED की तैयारी कर रहे होंगे इंट्रेंस एग्ज़ाम की, अगर आप इसको नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग अब तो जान गए ना, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एक चीज़ मैं बताऊँगा जिससे जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण। तो देखिए अगर हमारा जो शिक्षण होता है तो वो गतिविधि के आधार पर होना चाहिए, बच्चे के रुचि के आधार पर होना चाहिए। और वो गति जैसे बच्चा जो है किस तरीके से, अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, हर बच्चे जो रहते हैं अगर वो कमज़ोर हैं तो उनकी गतिविधियों, वो क्या में इंटरेस्ट हैं, क्या उनमें लगाव है, रुचि क्या है, वो सबको ध्यान देना है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हर टीचर को जो है पढ़ाना होता है। ये क्या होता है, RTE एक्ट 2009 भी कहता है और NEP 2020 भी कहते हैं 2020, उसको हम लोग इसके बाद उसको भी पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए क्या RTE में क्या जोर दिया गया है, तो मातृभाषा पर जोर दिया गया है। क्या दोस्तों, तो मातृभाषा। अब बोलोगे सर मातृभाषा क्या होता है, देखो हम जो घर में अपने एरिया में, अपने घर परिवार में, अपने गांव क्षेत्र में, अपने शहरी क्षेत्र में जो भी आपसी बातचीत करते हैं ना, वो हमारा मदर टंग कहलाता है, मातृभाषा कहलाता है। जैसे कि हम लोग को मातृभाषा क्या हो तो हमारा छत्तीसगढ़ी है ना, हमन का बोलथन तो हमन छत्तीसगढ़ बोलथन। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ी हमारा जो है मातृभाषा हो जाता है। ठीक है, जो गाँव में तो अगर कोई टीचर है ना या कोई बच्चा अगर बोले आप लोग को स्कूल में कि छत्तीसगढ़ी में अगर बच्चे बात कर रहे हैं तो अगर टीचर उसको मना कर रहा है, एकदम दंड दे रहा है, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि RTE एक्ट 2009 कहता है कि हर बच्चे को जो शुरुआती जो दौर में है ना, हमारा जो है 1 से लेकर कक्षा 1 से 8वीं तक हमारा मदर टंग, मैं फिर से बोल रहा हूँ 1 से लेकर 8वीं तक के क्लास के बच्चे के जो है मदर टंग भाषा यूज़ कर सकते हैं और उसको आप लोग को बढ़ावा देना है, उसी के आधार पर उनको शिक्षा देना है। ठीक है,
अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको हिंदी और इंग्लिश हम लोग को छोड़ देना है अंग्रेजी, क्योंकि बच्चे ग्रामीण एरिया के ज़्यादातर हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ी भाषा हमारा मातृभाषा को आप जो है ध्यान में रख के जो है टीचिंग करेंगे, ये बोला जा रहा है हमारा ये, ठीक है। और लास्ट आप लोग को बोला जाए तो देखो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड करिकुलम अकॉर्डिंग टू RTE। तो इसमें बोला जा रहा है मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीक, जैसे अब देखो जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कैसे लेंगे, तो एग्ज़ाम हम कैसे लेंगे उसके बारे में बताया गया है कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा प्रोजेक्ट के आधार पर रहेगा, चेक लिस्ट के अवलोकन और रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो आदि का उपयोग शिक्षण योजना अनुसार किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता नहीं समझ आ रहा होगा प्रोजेक्ट क्या है, चेक लिस्ट क्या है, अवलोकन और रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, तो इसके बारे में जो है मैं जब बोलूँगा शिक्षण विधि, है ना, शिक्षण विधि का क्लास लाऊंगा तो ये सारा चीज़ को एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया से हम लोग जो है उसको समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। देखिए पोर्टफोलियो, ऐसे मैं अब ऊपर बता दे रहा हूँ, पोर्टफोलियो होता है जिसमें एक डायरी होता है, समझ जाओ, एक हमारा डायरी बोलता हूँ, एक हमारा रजिस्टर होता है जिसमें बच्चों का जितना भी लेखा जोखा होता है, नाम, पता, क्या में इंटरेस्ट है, कहाँ से है, सारा चीज़, एक साल में बच्चा कितना ग्रोथ किया, क्या में इंटरेस्ट है, ये सारा हम पोर्टफोलियो में रखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसका प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये सारा हम जो है मूल्यांकन में अपना लगाएंगे। जब हम बच्चों का एग्ज़ाम लेंगे तो ये सारा चीज़ों को, इस सारे चीज़ों को इन्हीं के आधार पे हम जो है मूल्यांकन लेना है, एग्ज़ाम लेना है। तो ये आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आप लोग को समझ आया होगा दोस्तों। ये देखिए ये पूरा वीडियो हम लोग को ख़त्म हो गया, ठीक है। चैनल पे नए होंगे आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए ताकि आप लोग को जो है ये ऐसे वीडियो जो है मिलते रहे। और आपका अगर थ्योरी सेक्शन अभी ख़त्म हो गया RTE एक्ट, इसको जो है फास्ट मोड में देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है निश्चिंत रहे, मैं 2 क्लास फिर से लाऊंगा आज, ठीक है। उसके बाद CDP और मतलब बाल जो शिक्षण है, शिक्षण अभिरुचि, इसको ख़त्म करने के बाद रीजनिंग भी देखेंगे। और अगर आप लोग को जल्दी देखना है तो रीजनिंग जो अभी DLED और BEd एग्ज़ाम हुआ एंट्रेंस, उसमें जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ DED BEd के लिए। तो उसमें प्ले लिस्ट में देखिए रीजनिंग का जितना भी क्लास है आप जो है वहाँ से तुरंत देख लीजिए, जल्दी देखना है तो, और थोड़ा रुक के देखना है तो मेरा वेट कीजिए नया वीडियो का। उसमें जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा से जितने भी रीजनिंग आएंगे वहाँ से मैं बता दूंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, आलतू फालतू बकवास चीज़ें नहीं करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।